सॉलिड स्टेट में एक बार फिर से सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है। मतलब जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करते हैं तो हमें स्पेशली देखना होता है कि वो किस तरह के पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है और फाइनली पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है। तो इस बार हम लोग अरेंजमेंट पर बात करेंगे और अरेंजमेंट पर बात करने के लिए हमें बात शुरू करनी पड़ेगी यूनिट सेल से। किसी भी क्रिस्टल में टॉपिक होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? तो कोई भी अगर हम क्रिस्टल लें तो क्रिस्टल जो है ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है। ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसको अगर हम बार बार रिपीट करें तो पूरा का पूरा क्रिस्टल फिर से तैयार हो जाएगा। जैसे एक छोटा यूनिट है, इसके ऊपर इसी के जैसा एक दूसरा यूनिट रख दे, फिर इसके दाईं तरफ बाईं तरफ नीचे ऊपर सब तरफ इसी के जैसे यूनिट्स को लगाते चले जाए तो पूरा का पूरा क्रिस्टल फिर से तैयार हो जाएगा। तो यही है यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कॉपी में नोट करके रख लो, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल। और इसके साथ साथ क्या बोलना है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल which on repetition मतलब कि रिपीट करोगे forms entire crystal, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है फिर से बना देगा। रिपीट करने पर it forms entire crystal, पूरा क्रिस्टल फिर से बना देता है। तो ऐसे यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो ये डायग्राम जो मेरा है 2 डायमेंशनल है, मतलब इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन कोई ऊंचाई या गहराई जैसा कोई चीज नहीं है। लेकिन वास्तव में जो क्रिस्टल होता है वो ऐसा नहीं होता, 3 डायमेंशनल है। में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई, गहराई, मोटाई जैसी चीजें भी होती है। तो इसी तरह से अपना जो यूनिट सेल है वो भी 2 डायमेंशनल नहीं होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। और सबसे आसान जो यूनिट सेल है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्यूबिक सिस्टम मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो तीनों है आपस में बराबर होंगे। अगर हम लंबाई को a से दिखा दें, चौड़ाई को b से दिखा दें, ऊंचाई को c से दिखा दें तो तीनों आपस में बराबर होंगे। इसके साथ साथ इसमें 3 एंगल्स भी हैं, ठीक है। 3 एंगल्स, एक ऊंचाई का लंबाई वाले के साथ, एक ऊंचाई का चौड़ाई वाले के साथ, एक लंबाई और चौड़ाई वाले के बीच में, जिनको हम अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों आपस में बराबर है और इनका वैल्यू जो है 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ऐसे ऐसे 7 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं। क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल होता है एंड राम्बोहेड्रल, और भी कई नाम है। उन सबका हम अभी यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे, सही समय आएगा तो उनका भी नाम दिया जाएगा। लेकिन 7 तरह के बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं और 7 में से एक तरीका है क्यूबिक यूनिट सेल, जिस पर हमें पूरी तरह से फोकस करना है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होगी और जो एंगल्स होंगे बीच बीच में वो 90 डिग्री के, सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल भी 3 तरह का होता है। क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सिंपल। सिंपल मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं होंगे वो कॉर्नर्स पर होंगे, ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसमें 8 कॉर्नर्स हैं और सभी कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल लगा हुआ है। ये है अपना सिंपल यूनिट सेल। और एक होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड मतलब अगर हम देखेंगे पार्टिकल्स जो है कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा एक पार्टिकल ठीक क्यूब के बीचों बीच एकदम बिल्कुल सेंटर में अंदर होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बॉडी के अंदर है, इसीलिए इसका नाम है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और एक होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या हुआ?
अगर हम किसी क्यूब में ध्यान से देखेंगे तो 6 फेसेज होते हैं, ठीक है ना। एक ऊपर है, इसके नीचे भी होगा, एक सामने है, पीछे भी होगा, एक बाईं तरफ दिख रहा है तो दाईं तरफ भी होगा। तो 6 फेसेज होते हैं। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, जितने भी कॉर्नर्स, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 के 8 कॉर्नर्स पर होंगे। एक कॉर्नर पीछे की तरफ छुपा हुआ है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस पर भी एक पार्टिकल होगा। इसके अलावा जितने फेसेज है, जैसे ये एक फेस है, तो इस फेस पे ये फेस है, तो इस फेस के बीचों बीच एक पार्टिकल होगा। ये भी एक फेस है, इसके भी बीचों बीच एक पार्टिकल होगा। ये भी एक फेस है इधर वाला, तो इसके भी बीचों बीच एक पार्टिकल होगा। और इसके अपोजिट यहाँ पर भी एक फेस है, एक पार्टिकल वहां पर भी लगा होगा। इसके अपोजिट पीछे की तरफ एक फेस है, वहां भी एक पार्टिकल लगा है। और इसके अपोजिट नीचे की तरफ एक फेस होगा, वहां पर भी एक पार्टिकल होगा। तो इसमें पार्टिकल्स जो है फेसेस के ऊपर भी है और कॉर्नर्स पर भी है, ठीक। तो ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो 3 तरह के जो है क्यूबिक यूनिट सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इससे रिगार्डिंग हमें कुछ कैलकुलेशंस भी करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला कैलकुलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, कोई भी गिनकर बता सकता है। 8। इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, कोई भी गिनकर बता सकता है। 8 यहाँ पर है, मतलब कॉर्नर्स पर 8 है, और एक सेंटर में है तो 9 हो गया। और यहाँ कितने होंगे, तो कॉर्नर्स होते हैं 8, 8 पर एक पार्टिकल लगा है। अब फेसेज है 6, ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं। तो 6 फेसेज है और 8 कॉर्नर्स है, सब पर एक पार्टिकल लगे हुए। तो 8 और 6 को जोड़ दो, 14 आ जाएगा आंसर। लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं वो पूरी तरह से ट्यूब के अंदर में, जैसे इसी पार्टिकल को देखो तो क्या है, पूरी तरह से ट्यूब के अंदर है, आंसर है नहीं। इसका थोड़ा हिस्सा ट्यूब के अंदर और थोड़ा हिस्सा ट्यूब के बाहर है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना इस ट्यूब के अंदर है, ठीक है ना। पार्टिकल्स पर यूनिट सेल मतलब कितना पार्टिकल इस ट्यूब के अंदर है, बाहर वाला हमें नहीं देखना है। तो अगर हम इस पर देखें तो इसके ऊपर 8 पार्टिकल्स जरूर है, लेकिन इसके अंदर 8 पार्टिकल्स नहीं है। ध्यान देना है, इसके ऊपर 8 पार्टिकल्स लगे हैं, लेकिन इसके अंदर 8 पार्टिकल्स नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें देखना होगा कि इसका कितना हिस्सा इसके अंदर है, ठीक है। इसके लिए हमें ये सोचना है कि ये वाला जो कॉर्नर है ये कितनी जगह शेयर होगा, ये जो फेस है ये कितनी जगह शेयर होगा, और ये जो बॉडी है, जो बॉल जो है बॉडी के ठीक बीचों बीच है, वो तो कहीं पर शेयर नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम एक क्यूब के बगल में दूसरा क्यूब रखते हैं, अगर हम एक क्यूब के बीच में जब दूसरा वाला क्यूब रखते हैं तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन होती है। कभी कभी कोई कॉर्नर कॉमन होगा, कभी कोई फेस कॉमन होगा। तो हमें देखना है कि जो फेस है वो कितनी जगह शेयर्ड है, जो बॉडी है, जो कॉर्नर है वो कितनी जगह शेयर है, जो एजेज है वो कितनी जगह शेयर्ड है। इन सब चीजों को हमें देखना होगा। तो जैसे मान लो अगर हम एक बड़ा सा क्यूब बना दें, ये, और इस क्यूब को थोड़ा छोटे छोटे भागों में तोड़ लें। तो इसको देखने पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है 8 क्यूब्स, 1 2 3 4 और नीचे की तरफ से भी 4 क्यूब्स है। तो 8 क्यूब्स मिला करके एक बड़ा क्यूब बना हुआ, ठीक है ना। 8 छोटे छोटे क्यूब्स को मिला करके एक बड़ा क्यूब बना हुआ। तो अगर ये बीच वाला जो यहाँ पर जो फेस है, इन दोनों के बीच में एक फेस कॉमन है, तो अगर उस फेस पर हम कोई भी बॉल रखते हैं तो वो आधा इसमें आएगा और आधा इसमें जाएगा। ध्यान देना है कि जो बॉल को हम फेस पर रखेंगे तो क्या होगा, आधा इसमें आएगा और आधा इसमें जाएगा। अगर यहाँ कॉर्नर पर कोई बॉल रखते हैं तो थोड़ा इसमें है, थोड़ा इसमें है, थोड़ा इसमें है, थोड़ा इसमें है, और इसके ठीक ऊपर से भी तो 4 क्यूब रखे जाएंगे ना इस पॉइंट पर। अब ये क्लियर और रखा जाएगा, तो ये जो बॉल है इसका हिस्सा उसमें भी जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और ऊपर वाले भी क्यूब पर भी जाएगा। तो ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, अगर आप ध्यान से सोचें तो ये 8 क्यूब्स के साथ शेयर्ड है, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट क्या है, 8 क्यूब के साथ शेयर्ड है। और ये जो फेस है, ये वाला फेस, जैसे स्पेशली इस फेस को थोड़ा सा
ये जो फेस है, एक फेस 2 क्यूब्स के साथ शेयर होता है, और जो एक कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब्स के साथ शेयर होता है। तो यहाँ पर जो बॉल रखा जाएगा वो आधा इस वाले क्यूब में होगा और आधा इसके इधर बगल वाले क्यूब में होगा। तो जो फेस पर जो बॉल रखा है उसका वैल्यू जस्ट 1/2 है, आधा अंदर और आधा बाहर है। और जो कॉर्नर पर रखा है उसका स्टोरी क्या है कि 1/8 इट इज इनसाइड द क्यूब, और बाकी सारा कहाँ है, बाहर की तरफ। तो जब भी हम सिंपल क्यूबिक में कैलकुलेशन करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 8 कॉर्नर्स हैं, सब पर एक एक पार्टिकल लगा हुआ है, सब पर एक एक पार्टिकल लगा हुआ है। इस पार्टिकल का वैल्यू कितना है, अंदर की तरफ सिर्फ 1/8 है। तो 1/8 इज हियर, 1/8 इज हियर, 1/8 इज हियर, 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 हियर एंड हियर। तो सबका 1/8 मिला देंगे तो 1/8 × 8 ये हो जाएगा 1। तो इसके ऊपर 8 पार्टिकल्स जरूर लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम जस्ट ओनली 1 पार्टिकल। इस पर 8 लगे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल है। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा स्टोरी, सारे कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल्स हैं। तो 1/8 × 8 तो होगा ये होगा which is equal to 1। एक पार्टिकल बॉडी में भी है जिसकी शेयरिंग किसी के साथ नहीं हो रही, पूरी तरह से इसके पेट के अंदर है। तो एक इसी में और ऐड कर दो तो एक और एक मिलाकर कितना हो गया, 2 पार्टिकल्स। तो इसके पास 2 पार्टिकल्स के हिस्सेदार हैं। फेस सेंटर्ड वाले की बात जरा करो। तो यहाँ क्या है, 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेसेस हैं। जो बॉल्स कॉर्नर्स पर है उसका वैल्यू कितना है, 1/8, और ऐसे से कितने बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं, इसका वैल्यू हुआ 1। फेस पर जो बॉल है वो आधा इसमें है और आधा दूसरे वाले फेस पर होगा। जैसे इसी बॉल को हम यहाँ पर बनाए तो ज्यादा बात नहीं होगी। ये अपना एक फेस हो गया, जो भी बॉल यहाँ पर हम रखेंगे वो आधा तो इसके अंदर आएगा और आधा इसके बगल वाले क्यूब में चला जाएगा। तो फेस वाले बॉल का जो वैल्यू है सिर्फ आधा अंदर आधा बाहर, इसलिए हमको अंदर वाला आधा हिस्सा लेना है। और ऐसे से कितने फेसेज हैं, 6 फेसेज है। यहाँ है इसके अपोजिट है, ऊपर है तो उसके भी अपोजिट है, और सामने के अपोजिट पीछे की। तो 6 फेसेज हैं, कुल मिलाकर के 3 हो गया। 3 और 1 दोनों को जोड़ दो, 4 बॉल्स। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में सिर्फ एक पार्टिकल है इस पूरे क्यूब में, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स और यहाँ पर क्या है, 4 पार्टिकल्स। एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल और 4 पार्टिकल्स। एक कैलकुलेशन हो गई। दूसरा कैलकुलेशन हमें ये करना होता है रिलेशन बिटवीन R एंड A। पहला कैलकुलेशन हो गया, दूसरा कैलकुलेशन हमें थोड़ा करना पड़ता है रिलेशन बिटवीन R एंड A। अभी R क्या है और A क्या है, तो रजिस्टर बनाए हैं। ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, ठीक। ये जो इसकी इसका जो साइड है या फिर एज है, इसको बोलते हैं एज, EDGH। एज की लंबाई इसी को बोलते हैं A। और यहाँ पर जो बॉल रखा हुआ है, इस बॉल का जो रेडियस है, इस बॉल का कोई रेडियस तो होगा ना, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं R। और इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन the edge length of cube and radius of particle. What is the relationship between edge length of the cube and radius of the particle present in the unit cell? So इस रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए हमको 3 बार काम करना होगा। सिंपल क्यूबिक के लिए एक बार अलग से काम करना होगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए अलग से काम करना होगा, फेस सेंटर्ड के लिए अलग से काम करना होगा। तो तीनों के लिए काम करते हैं। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में वेरी इजी। अगर मेरा सिस्टम जो है सिंपल क्यूबिक है तो हम बनाएंगे कैसे,
ध्यान ये देना है कि हम बॉल्स को अभी तो हम ऐसा बना दें, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बॉल्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये इसके साथ टच में होता है, यहाँ पर जो बॉल होगा इसके साथ टच में होगा। जितने भी बॉल्स होते हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, सब दूर दूर नहीं रहते। ऐसा नहीं है ये लोहे की छड़ ले लिया है हमने और इससे दोनों को जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। दोनों बॉल्स आपस में टच में रहते हैं। तो इन बॉल्स को थोड़ा बड़ा हम बनाएंगे ताकि ये दोनों टच में दिखाई पड़े। तो यहाँ पर भी जो बॉल बनाएंगे उसको भी कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। इस कॉर्नर का बॉल इस कॉर्नर के बॉल के साथ, फिर इस वाले कॉर्नर के बॉल, यहाँ वाला जो बॉल होगा वो भी इस तरह से टच करेगा, ये भी टच करेगा। तो जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम सिंपल वे में स्मॉल ए लिख सकते हैं, मीन्स एज लेंथ। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दूसरा रेडियस है। तो ये डिस्टेंस जो 2r भी है, तो सिंपल रिलेशन से 2r इज इक्वल टू a। ये है सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट्स। तो अपना रिलेशनशिप क्या हो गया, 2r इज इक्वल टू a और r इज इक्वल टू a बाई 2। ये रिलेशनशिप हम ध्यान रखें। अगर यही फेस सेंटर्ड हो जाए तो ठीक है, फेस सेंटर्ड होगा तो अब बॉल्स जो है इस कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी होगा। तो एक बॉल जो है हम इस वाले फेस पर बना दे रहे हैं बीचों बीच, एक बॉल इस कॉर्नर पर भी बनाएंगे और इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा। एक बॉल जो इस कॉर्नर पर भी बनाएंगे इस तरह से, एक बॉल इस कॉर्नर पर बनाएंगे, एक बॉल जो इस कॉर्नर पर बनाएंगे और एक बॉल जो इस वाले कॉर्नर पर बनाएंगे। इसी तरह से और भी जगहों पर बॉल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, बस कितने ही बॉल्स को बना करके रुक जा रहे हैं। तो इन चारों कॉर्नर्स पर और इस वाले फेस पर बॉल बनाना है, ये सभी एक दूसरे के साथ टच में, ठीक है। इन दोनों को टच नहीं कराया जा सकता, ध्यान रखना। जबरदस्ती इसको टच कराने में चले जाएगा। ये चारों जो है आपस में तो टच नहीं कर सकते, लेकिन ये चारों जो है सेंटर वाले बॉल के साथ टच में। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जरा इसके बारे में सोचो। ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस बॉल का रेडियस है, फिर इसका सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक फिर एक रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक फिर से एक रेडियस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 4r के इक्वल है। एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तीसरा रेडियस और चौथा रेडियस, तो 4 रेडियाई है वहां पर। तो 4r के इक्वल हो गया। अब 4r क्या है, बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल। 4r इज इक्वल टू फेस डायगोनल। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वहां पर होता है कि अगर इस तरह का मेरे पास सिस्टम है जिसमें 90 डिग्री के सारे एंगल्स को ऐसे काट देते हैं, एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो डायगोनल है इसका लंबाई कितना होता है, अगर हमें इसकी लंबाई पता हो a, इसकी लंबाई पता हो b, तो इसका जो डायगोनल का जो लंबाई होता है √a² प्लस b² होता है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, जो डायगोनल है उसकी लंबाई √a² प्लस b² होती है। तो सेम ये भी एज लेंथ, और मतलब ये एज लेंथ और ये एज लेंथ सेम है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, √a² प्लस a² √2a²। तो a² का स्क्वायर रूट तो बाहर, मतलब a² का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो हो जाएगा a√2, इसी में फंसा रहेगा। तो a√2, तो रिलेशनशिप फॉर्म्स 4r इज इक्वल टू a√2। तो इस केस में हमको सिंपल याद रखना है कि 4r इज इक्वल टू फेस डायगोनल एंड फेस डायगोनल इज इक्वल टू a√2। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 4r इज इक्वल टू a√2। इसी तरह से हम बॉडी सेंटर्ड वाले केस में भी रिलेशनशिप बना लेंगे। तो सिंपल वाले में क्या है, 2r इज इक्वल टू a, यहाँ क्या है 4r इज इक्वल टू a√2। और बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 बॉल्स को ले लेते हैं। एक इस कॉर्नर को ले लेते हैं,
ठीक है, और एक इस कॉर्नर पर ले लेते हैं और एक बॉडी के ठीक बीचों बीच ले लेते हैं। अब ये भले ही दूर दूर दिखाए गए लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन रहता है। ये तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा वो फिर से 4r होगा। फिर से हम लिख देते हैं 4r, मतलब ये डिस्टेंस जो इसको हम लिख दे रहे हैं 4r। इस 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल यहाँ क्या था, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का मामला था। यहाँ क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को लिया गया है। हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक नहीं लिए, हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लिए हैं, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी दूर तक अगर हम देखें तो 2 डायमेंशनल सिस्टम है। तो लंबाई चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल का जो वैल्यू होता है, अगर ये इसके तीनों आर्म्स अलग अलग होते, लंबाई अलग होती, चौड़ाई अलग होती, ऊंचाई अलग होती, तो लिखते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लेकिन तीनों सेम है तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर कर दिया तो हो गया 3a स्क्वायर। और इसमें से a तो बाहर आ जाएगा लेकिन 3 अंदर ऐसा रह जाएगा, तो a√3। so a√3, so 4r it is equal to a√3। रिलेशनशिप हमने बना लिया, या फिर r इज इक्वल टू लिखना चाहे तो r इज इक्वल टू a√3/4। इसी तरह से यहाँ लिखना चाहे तो r इज इक्वल टू a√2/4। तो इस तरह से हम सिंपल वाले केस में, बॉडी सेंटर्ड वाले केस में और फेस सेंटर्ड वाले केस में, सारे के सारे केसेस में हम लोग r और a के बीच का रिलेशनशिप आसानी से बना सकते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप थोड़ा याद भी रखना है क्योंकि भी इसका यूज करना है हमें नेक्स्ट केस में। तो याद रखने के लिए हम यही एक तरफ बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल वाले केस में क्या है, 2r इज इक्वल टू a, या फिर r इज इक्वल टू a/2, ये पहला। और दूसरा 4r इज इक्वल टू a√2, ये फेस सेंटर्ड के लिए है, या फिर r इज इक्वल टू a√2/4। और बॉडी सेंटर्ड के लिए 4r इक्वल टू a√3, या फिर r इज इक्वल टू a√3/4। तो ये तीनों रिलेशन हमने लिख दी। और अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, ये पैकिंग इफिशियंसी होती क्या है पहले ये तो पता चल जाएगा, फिर कैलकुलेट तो हो ही जाएगा। सो ये क्यूब है, इस क्यूब में जब हम बॉल्स को रखते हैं तो बॉल्स को चाहे कितना भी चिपका करके क्यों न रखा जाए, बीच में कुछ जगह खाली रह जाता है। बॉल्स की एक खासियत होती है, अगर हम 3 बॉल्स को आपस में खूब बढ़िया से चिपका कर रखेंगे तब भी देखो बीच में थोड़ा सा जगह जो है खाली रह जाता है। तो बॉल्स को, ढेर सारे बॉल्स को जब हम एक साथ रखते हैं तो बीच बीच में कुछ जगह खाली रह जाता है, मतलब 100% जगह भर नहीं पाया। ठीक वैसे ही जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बैग है, स्कूल बैग है, उसमें कुछ जगह होता है, मान लो उसमें जो है 10 लीटर का जगह है और उसमें किताब कॉपी पेंसिल पेन सब कुछ भर करके ले जाते हैं, तो क्या वह जगह पूरी तरह से भर जाता है? सर नहीं, कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाता है। तो मान लो 10 लीटर में से जो है 7 लीटर जगह तुमने भर दिया, तो इफिशियंसी क्या हो गया, कैलकुलेट करो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करो। 10 लीटर जगह टोटल था, 7 लीटर हमने भरा है, 100 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 70%। अपने बाइक का 70% जगह भरा रह गया, बाकी का 30% जगह खाली है, वो जगह ऐसा है जहाँ पर कुछ भरा नहीं जा सकता। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि हम लोग को कैलकुलेट करना है कितना जगह भर गया है और कितना जगह ऐसा है जहाँ कुछ भरा नहीं जा सकता। तो फिर से तीनों केसेस के लिए हमें अलग अलग काम करना होगा, सबके लिए कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए एक फॉर्मूला बना ले पहले। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू अवेलेबल स्पेस, कितना जगह हमारे पास मौजूद है वो ध्यान में रखना है, और ऊपर की तरफ हम लिख दे रहे हैं ऑक्युपाइड स्पेस, कितना जगह भर गया वो ऊपर की तरफ लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। अवेलेबल स्पेस यहाँ, ऑक्युपाइड स्पेस यहाँ 100। अवेलेबल स्पेस कितना होगा, क्योंकि हमेशा हम क्यू की ही बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है इसके अंदर कितना जगह है, जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक। तो अवेलेबल स्पेस हमेशा जो है वो एक क्यूब होगा। ऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, इसके अंदर जितना बॉल है, अगर एक बॉल है तो एक बॉल का वॉल्यूम, इसके अंदर दो बॉल है तो दो बॉल का वॉल्यूम, तीन बॉल है तीन बॉल का वॉल्यूम, चार बॉल है तो चार बॉल का वॉल्यूम, जैसा भी हो वैसा रखेंगे। और हमको पता होना चाहिए कि अगर एक बॉल है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या है, इसका रेडियस, ठीक। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में सिर्फ एक बॉल होता है, हम लोग कैलकुलेट किए थे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल होता है। बॉडी सेंटर्ड में दो होते हैं, फेस सेंटर्ड में चार होते हैं। तो अगर सिंपल वाले के लिए कैलकुलेशन करें, सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग इफिशियंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू, वहां पर सिर्फ एक बॉल है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय वन बॉल, वन पार्टिकल भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक बॉल का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड 100। अब ए और आर इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कराने के लिए या तो आर को ए में कन्वर्ट कर दो या फिर ए को आर में कन्वर्ट कर दो। सिंपल क्यूब के लिए रिलेशनशिप ये है, हम आर की जगह a/2 लिख सकते हैं, आर को हटाओ और इसकी जगह लिख दो a/2। अब इसमें ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा 4/3 पाई बचा है इंटू पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14 होता है, और ए क्यूब तो कट गया, 1/2 बचा है, सो 1/2 का क्यूब है, तो 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, 1/8 इंटू 100, ठीक है ना। 1/2 का क्यूब कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 52.36%, 52.36%। इतना परसेंट जगह जो है भरा हुआ है। बाकी 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 52 को माइनस करोगे तो आएगा 48। तो लगभग 48% जगह खाली है, और वो जगह ऐसा है जहां पर कुछ नहीं रखा जा सकता। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 52% जगह जो है भरा हुआ है, बाकी 48% जगह खाली है। वहां पर कोई दूसरा बॉल, उसी तरह का बॉल नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो 52% जगह बॉल से भरा है, बाकी 48% जगह खाली है। और इसी तरह से पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड के लिए निकाल दो। तो बॉडी सेंटर्ड वाले में हम जानते हैं दो बॉल्स उसके अंदर घुसे हुए होते हैं, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्पेस ऑक्युपाइड बाय 2 बॉल्स। तो वहां पर दो बॉल्स उसके अंदर है, बॉडी सेंटर वाले में दो बॉल होते हैं, कैलकुलेट किया था शुरू में, याद होना चाहिए, क्योंकि वहां क्या है कि ये कॉर्नर्स पर भी बॉल्स है और उसके अलावा एक बॉल ठीक बीचों बीच है। तो कॉर्नर वाले का वैल्यू क्या है, 1/8 इंटू 8 और 1, और एक बॉल बीच में, उसको भी ऐड कर देंगे तो 2 है। इसमें दो बॉल्स है, कितना जगह भरा हुआ है, तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय 2 बॉल्स। टोटल जगह कितना है इसमें, ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करो तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय 2 बॉल्स कितना हो जाएगा, एक बॉल का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दो बॉल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। अब फिर से वही काम करना, आर के बदले ए या ए के बदले आर रख दो। तो ये कौन सा केस है, बॉडी सेंटर्ड के लिए रिलेशनशिप ये वाला हमने डिराइव किया था। तो आर की जगह हम इतना रख सकते हैं, आर को हटाओ और उसकी जगह लिख दो a √3/4 और इसका क्यूब करो। a की क्यूब से a का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बच जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई का वैल्यू लिख देते हैं 3.14, और ये क्या है, √3 का क्यूब है। √3 का क्यूब कितना होता है, √3 इंटू √3 इंटू √3, दोनों को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू √3, तो 3 इंटू
अब √3 का जो वैल्यू है वो 1.732 होता है, तो हम इतना लिख दें वहां पर डायरेक्टली। सो 3 × 1.732 और क्या क्या बचा है 1/4 है, तो 1/4 मतलब 4 का क्यूब ले लो 16 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब लेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तो 68%, 68.02%। 02 को नेगलेक्ट कर देते हैं। 68% जगह जो है भरा हुआ है और बाकी का 32% जगह वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड के लिए काम कर लिया। इसी तरह से अगर हमें फेस सेंटर्ड के लिए काम करना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर फेस सेंटर्ड, तब हम क्या करेंगे, फेस सेंटर्ड के अंदर कितने बॉल्स होते हैं, तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर भी बॉल्स होते हैं और फेसेस पर भी होते हैं और सबका वॉल्यूम मिलाकर के होता है 4। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय 4 बॉल्स। सो 4 बॉल्स है तो हम लोग यहाँ पर इस बार 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय 4 बॉल्स डिवाइडेड बाय a क्यूब, तो 4 बॉल्स, तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब × 100। और फिर से वही काम करना है, इस r को रिप्लेस कर देना है a से। तो फेस सेंटर्ड केस में रिलेशनशिप ये वाला यूज करेंगे हम, r की जगह इतना रख दो, तो r की जगह हमने रख दिया r इज इक्वल टू a √2/4 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करो अपना इधर उधर करके, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 74%, 74.06%। ठीक, इसमें 74.06% भरा हुआ है, बाकी का जगह जो है खाली है। तो सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी किसकी है, फेस सेंटर्ड की, उससे कम बॉडी सेंटर्ड की, और उससे भी कम सिंपल क्यूब की। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर 4 बॉल्स हैं उसका पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा है, जिसमें 2 बॉल्स हैं उसका पैकिंग इफिशियंसी उससे कम होगा, और जिसमें सिर्फ 1 बॉल है उसका पैकिंग इफिशियंसी सबसे कम होगा। इसीलिए सिंपल वाले का सबसे कम आया, बॉडी सेंटर्ड का थोड़ा ज्यादा आया, और फेस सेंटर्ड का तीनों में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है 74.06%। तो इस तरह से हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देन एक और चीज है डेंसिटी। अब देखो, अभी तक हमने यूनिट सेल की स्टडी की, अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी करी है यूनिट सेल की, क्रिस्टल की कोई स्टडी नहीं की है। लेकिन अब क्रिस्टल की मदद से हम यूनिट सेल की मदद से हम क्रिस्टल का डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बाय यूनिट सेल। यूनिट सेल से क्रिस्टल की डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कि मेरे पास अगर कोई सपोज लोहे का टुकड़ा है, हमें इसका डेंसिटी निकालना है, तो इसका मास निकालो, उसको तौल लो या करके बैलेंस पर, इसका मास पता चल जाएगा 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी उसका मास रख लो। वॉल्यूम इसका निकालने के लिए अगर एक बढ़िया सुंदर सा होता, ऐसा होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टाइप इसमें अच्छा दिखाई पड़ता, तो हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेकिन ये टेढ़ा बेढ़ा है, इसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हम एक पानी से भरा हुआ बर्तन ले लें, इसमें निशान लगाऊंगा, ये यहाँ पर पानी जो है 10 ml है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, इस तरह से इसमें निशान लगाऊंगा। अब इसमें मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक। अब इस लोहे के टुकड़े को इसमें डुबा दो, डुबाने से पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा। मान लो इसे 12 से उठ करके ये जो है 16 पर पहुंच जाता है, ठीक। तो 12 से 16 पर पहुंच गया, मतलब 4 ml पानी का वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसको इसमें डुबाया है, तो डेफिनेटली जो 4 ml है उसका वॉल्यूम होना चाहिए। इस तरह से हमें इसका वॉल्यूम पता चल गया। खूब बढ़िया शेप है तो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, और शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है, समझ में नहीं आता है, उसको पानी में डुबा करके या किसी दूसरे लिक्विड में डुबा करके हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है। जितना ऊंचा वॉल्यूम में जाएगा पानी का इसको डुबाने से, उतना ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास तौल लिया, वॉल्यूम रख दिया, डिवाइड करके डेंसिटी निकल गया। ये तो हो गया
नॉर्मल मेथड, यूनिट सेल मेथड हमें लगाना है, हमें ये नॉर्मल मेथड नहीं लगाना, हमें मास नहीं तोड़ना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, यूनिट सेल मेथड लगाना है। ओके, तो डेंसिटी का यही बेसिक फॉर्मूला हम अपने पास पहले रखेंगे। अब कहेंगे यूनिट सेल का एक डायग्राम जरा बना लो। अब इस यूनिट सेल में ये वही दो चीजें हैं, मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? 1 क्यूब। और मास क्या है? मास ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम किसका लेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है? 1 क्यूब। और पार्टिकल्स का मास, तो अगर एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल का मास लेंगे, दो पार्टिकल है तो दो पार्टिकल का मास लेंगे। सो अगर एक पार्टिकल लिखेंगे m, दो पार्टिकल तो 2m, तीन पार्टिकल्स के लिए 3m, चार के लिए 4m। मान लो z पार्टिकल्स है तो जस्ट राइट z मल्टीप्लाइड बाई m। तो मास ऑफ द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल हमने लिख दिया z मल्टीप्लाइड बाई m। m क्या है? एक पार्टिकल का मास। और z क्या है? नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। अगर सिंपल है तो सिर्फ एक पार्टिकल होगा, z की जगह 1 रखेंगे। बॉडी सेंटर्ड है तो इसमें दो पार्टिकल्स माने जाते हैं और z की जगह 2 रखेंगे। फेस सेंटर्ड है तो इसमें 4 पार्टिकल्स माने जाते हैं और z की जगह हम 4 रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? वो है 1 क्यूब। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें जो है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल। ये अभी क्या है? एक पार्टिकल का मास है। जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? मास मल्टीप्लाइड बाय 6.023 into 10 to the power 23। एवोगैड्रो नंबर को Na से दिखाते हैं। इसका वैल्यू क्या है? 6.023 into 10 to the power 23। Na लिखने का मतलब हमने लिख दिया 6.023 into 10 to the power 23। अब क्या हो गया? ये 1 मोल पार्टिकल्स का मास हो गया, ठीक है ना। अभी क्या था? एक अकेले पार्टिकल का मास था। जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को एक साथ मिला दो, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? 1 मोल पार्टिकल्स का मास। और 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या मोलर मास के बराबर होता है। तो इसको हम 1 मोल मटेरियल के मास को कैपिटल M से दिखा देते हैं, ठीक। एंड इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट जैसा भी केस हो, ठीक है। तो ये कैपिटल M क्या है? 1 मोल मटेरियल का मास होगा और ये मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर होगा। अगर एटॉमिक क्रिस्टल है एटॉमिक वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है तो मॉलिक्यूलर वेट टाइप करेंगे, या फिर जैसा भी केस रहेगा वैसा मॉडिफाई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। और एक ए क्यूब यहाँ पर इसी तरह से पड़ा है और इनटू n। तो इस तरह से डेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला बनाया। और अगर हमें जेड का वैल्यू पता है तो मॉलिक्यूलर वेट पता है, जैसे बर्फ का क्रिस्टल है, ठीक है ना, बर्फ के क्रिस्टल का डेंसिटी निकालना है तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, यहाँ पर 18 रख दो, ठीक है। और बर्फ का जब क्रिस्टल बनेगा तो उसमें उसका यूनिट सेल किस तरह का है उसकी मदद से जेड का वैल्यू रख दो। यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है यहाँ पर रख दो, एवोगैड्रो नंबर रख दो, सब कुछ रख दो। तो एवोगैड्रो नंबर रख दो, सब कुछ रख दो तो डेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम आसानी से डेंसिटी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का बड़ा बढ़िया यूज है कि इसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि मेरा क्रिस्टल किस तरह का है। जेड का वैल्यू पता करो, जेड का वैल्यू पता करने के लिए बाकी सारे वैल्यू जिसमें रख दो। अब जेड का वैल्यू अगर 1 आ जाता है, ठीक है ना, ये तुमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले में 5 चीजें हैं, 5 में से बाकी 4 को रख देते हैं तो 5वां वाला निकल जाएगा। तो जेड का वैल्यू निकालने के लिए इसको 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 और इसको रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी रख दो क्रिस्टल का कहीं से पता करके, एज लेंथ रख दो, ये रख दो और ये रख दो, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। जेड का वैल्यू 1 आ गया, मीन्स जो हमारा क्रिस्टल है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से मिलकर के बना है। जेड का वैल्यू 2 आ गया, मतलब बॉडी सेंटर्ड वाला मामला है। जेड का वैल्यू अगर इसी तरह से 4 आ जाता है तो फेस सेंटर्ड वाला मामला है। तो इस तरह से जो होता है ये यूनिट सेल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी मदद से हम क्रिस्टल के बारे में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें समझना है और इस अरेंजमेंट में यूनिट सेल बड़ा हेल्पफुल है, ठीक। अब यूनिट सेल 7 तरह का होता है, 7 में से एक तरीका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल वाला खुद भी 3 तरह का होता है, ठीक है ना, सॉरी, यूनिट सेल 7 तरह का होता है, साथ में क्यूबिक यूनिट सेल, और क्यूबिक वाला 3 तरह का होता है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इनमें हमने कई सारे कैलकुलेशंस किए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, दूसरा कैलकुलेशन किया था रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, तीसरा कैलकुलेशन किया था पैकिंग इफिशियंसी, और चौथा कैलकुलेशन डेंसिटी का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। तो ये 3-4 रिलेशनशिप्स हैं, इनको याद रखो, इनको जरा समझो।
फिर से सॉलिड स्टेट के अगले क्लास में हम लोग मिला जाएगा। तब तक इसको एंजॉय करो और हमको ध्यान से सुनने के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं। चलते हैं, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।